बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो में हम उन सिनारियोज़ के ऊपर बात करेंगे कि अगर वो हो गए तो उसकी वजह से पाकिस्तान को ये अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के अंदर बीच में कूदना पड़ेगा और ये जंग उनके बदले हमारी जंग बन जाएगी। और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इससे किसी हद तक बच सकें। पाकिस्तान देखिए अभी तक फेंस पे बैठा हुआ है, हमटी डमटी की तरह। ये दीवार से कभी भी इधर भी गिर सकता है और उधर भी गिर सकता है। कुछ सिनारियो पेश करता हूँ। अगर ये सिनारियो हो गए तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को जंग ज्वाइन करनी पड़ जाएगी और पाकिस्तान के पास कोई और बाहर निकलने का तरीका नहीं होगा। सबसे पहला सिनारियो ये है कि अगर ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमला कर देता है, उसके सिविलियन स्ट्रक्चर्स के ऊपर, सिविलियन बिल्डिंग के ऊपर होता है, कोई ईरान से कोई मिसाइल आता है, बैलिस्टिक मिसाइल आ जाए, क्लस्टर बम आ जाए, कोई ड्रोन आ जाए, वो किसी हॉस्पिटल पे गिर जाता है, रियाद की, जद्दा की किसी बिल्डिंग पे गिर जाता है, खुदा न खास्ता हरम के आसपास कहीं गिर जाता है, ऐसा अगर कुछ भी होता है तो ट्रिगर पॉइंट होगा कि फ़ौरन सऊदी अरब को जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट मौजूद है और पाकिस्तान को उसके बिहाफ के ऊपर ईरान के ऊपर जंग में जवाब देना पड़ेगा। अब ईरान के अंदर जो है वो तो हालत बहुत बुरी है। ईरान के अंदर कभी इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, कंपैरिजन करके पाकिस्तान से बताऊंगा कि उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट अलग है, IRGC अलग है, पासदान इनकलाब अलग है, बाकी मलेशिया फोर्सेस अलग हैं। ये छोटे बड़े बहुत सारे ग्रुप हैं, 6-7 अलग अलग ग्रुप से जो ईरान को चला रहे हैं। तो एक की किसी की नहीं चलती, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी का मालिक है। ऊपर टॉप की जो लीडरशिप थी, जिसकी बात सब किसी ना किसी हद तक सुन लेते थे, उन सबको आपने मार दिया है। उसके बाद के जो बंदे थे वो भी आपने मार दिए। उसके बाद जो बंदे बन सकते थे, जो अमेरिका को भी थोड़े बहुत पसंद थे, आपने उनको भी मार दिया है। तो बचा कोई भी नहीं है। यूँ समझे कि आप किसी तारीख गली से जा रहे हो, आपका घर इस कॉर्नर के ऊपर है, आपकी दुकान इस कॉर्नर के ऊपर है, आप रोज़ इस रास्ते से गुजर के जाते हैं। अब आपके घर के पास जो 4-5 आपके हमसाए, आप इनको जानते हैं, रोज़ इनके सामने से गुजरते हैं। एक दिन रात को 11:30-12 बजे आप चलते हुए जा रहे थे, सर्दी की रातें थी, आपने शाल लपटी हुई थी। जैसे ही अपने नेबर्स के पास आते हैं, 5 नेबर मिलकर आते हैं और आपको चाकू खोपने लग जाते हैं चारों तरफ से, आगे से पीछे सब जगह से। और अब आप परेशान कि भाई तो सारे नेबर्स थे, इन पे तो भरोसा करता था, इनके बराबर में तो मेरा घर है, इन लोगों ने क्या किया है। और नेबर बोलते हैं हमारा तो कसूर नहीं है, चाकू हमारी थोड़ी है, चाकू तो हमें किसी और ने दिया, उसने बोला आके आपको खूब दे। अब आप उस वक्त मर रहे होंगे तो आप क्या सोचेंगे, कौन दोस्त या दुश्मन है। आप मरते बाद बोलेंगे ठीक है मैं तो मर रहा हूँ ना, इनको 2-4 को भी अपने साथ लेके जा सकूँ तो जाऊँ। तो आप भी चाकू घुमाने लगेंगे। आप किसी का गला कटे या किसी का पेट कटे या किसी की आंख में लगे, आपको इससे परवाह नहीं होगी। और दुनिया के आपको समझाए कि भैया तो आपके नेबर्स हैं, भैया ये तो इनका तो चाकू ही नहीं, चाकू तो किसी और ने दिया है, तो आपको उनकी बात समझ में नहीं आएगी। एग्जैक्ट सेम कंडीशन इस वक्त ईरान की है। आपने उसकी पूरी लीडरशिप को शहीद कर दिया, आपने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, आपने उसकी बच्चियाँ मार दी, आपने उसके स्कूल मार दिए। समझ में नहीं आता था कि इतने सारे मुसलमान होने के बावजूद करबला हो कैसे गया। अब वो समझ में आ जाता है। पिछली बार देखिए, अभी देखिए, बड़े आराम समझ में आता है कि सारे मुसलमानों के मौजूद होने के बावजूद करबला हो कैसे सकता है। वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। अल्लाह हमें तमाम चीज़ों से बचाए। तो बहरहाल तो पहला सिनारियो ये, तो ईरान जो कर रहा है वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है। उसकी अपनी लीडरशिप मार दी, उसने बोला जी हम तो मरने मारने के लिए, हमारी जो मेराज है ना वो तो शहादत है। आपकी मेराज जंग जीत जाए, ऑयल ले लें, तेल मिल जाए, कुछ और मिल जाए, हमारा ऐसा कुछ नहीं है भैया, हमें तो मरना ही, हमें तो शहादत ही हमारी असल चीज़ है, हम तो उसके लिए जा रहे हैं। तो फिदाइन से तो आप लड़ नहीं सकते ना, आप क्या कर सकते हैं। वो तो जान लेके हथेली के ऊपर आया है, आप तो आए कि उसको चमाट मार के वापस भाग जाएंगे। वो तो मरने के लिए आया, तो मुकाबला तो किस तरीके से करेंगे। खैर ये दूसरी बात है। तो सबसे पहले सिनारियो नंबर 1 ये है कि अगर वो सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दे, खुदा न खास्ता हरम पे के आसपास में कोई खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, जद्दा पे हो जाए, रियाद में हो जाए, किसी हॉस्पिटल पे हो जाए, सिविल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो जाए, तो फ़ौरन सऊदी अरब को जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान से पैक्ट है और पाकिस्तान को इस जंग में कूदना पड़ेगा और फिर पाकिस्तान और ईरान की जंग हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि सऊदी अरब के अलावा बाकी किसी खलीजी ममालिक के ऊपर ईरान सिविल स्ट्रक्चर हमला कर देता है, दुबई पे कर देता है, कतर पे कर देता है, ओमान पे कर देता है, और कोई प्रेशर बिल्ड होता है तो उसको पाकिस्तान किसी न किसी हद तक तरीके से कर रहा है। और खलीजी ममालिक को आप कुछ भी बोल रहे हैं, उनके सब्र की दाद देनी पड़ेगी कि अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनको पता है कि जो अमेरिका की बेसिस हैं, तमाम चीज़ें उसके ऊपर हमला कर रहा है, हमारे ऊपर नहीं कर रहा है, हमें इस जंग में नहीं कूदना। और ये उनकी सब्र की वाकई दाद देनी पड़ेगी। जो कुछ दुबई के साथ हुआ, कतर के साथ हुआ, कुवैत के साथ हुआ, सऊदी अरब के साथ हुआ, तो वाकई उनकी सब्र की दाद देनी पड़ेगी। सिनारियो नंबर 2 क्या है? सिनारियो नंबर 2 ये है, अब देखिए ड्रोन तो कहीं भी कहीं से भी फायर कर सकते हैं ना, गाड़ी पर के चला दें। छोटा सा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आपको बड़ी फैसिलिटी चाहिए होती है, लॉन्चर के लिए, ड्रोन्स के लिए इतनी बड़ी फैसिलिटी चाहिए होती है। कोई ड्रोन उड़ता हुआ कहीं से आता है और पाकिस्तान की किसी ऑयल शिप के ऊपर लग जाता है, या कोई ड्रोन उड़ता हुआ कहीं से आता है और पाकिस्तान में यूएस की एम्बेसी पे गिर जाता है, इस्लामाबाद पे, लाहौर पे, कराची पे, किसी और मुल्क की किसी एम्बेसी के ऊपर गिर जाता है। ऐसा नहीं होता। तो इस सिनारियो के अंदर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, पाकिस्तान को उसको जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान को जंग में आना पड़ेगा। तीसरा काम ये हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट लाइकली है, कि वो कोई छोटा मोटा बम फट जाए, कोई लोग रियोट्स करके निकल जाए, कोई हड़ताल करके निकल जाए और एम्बेसीज़ को नुकसान पहुँचा दें। आप देखिए कल परसों ओस्लो के अंदर यूएस एम्बेसी के अंदर बम धमाका हो गया।
दिया। अब नॉर्वे का, ओस्लो, उसका क्या ताल्लुक भैया इस जंग के साथ, वहाँ पर भी आके कोई फट गया। तो इस तरीके से आपको पता है खुदकुश हमला बमबार तो मिलते हैं, अफगानिस्तान में मिलते हैं, इंडिया भी उसको सपोर्ट कर सकता है, आगे कोई भी फट सकता है। आप देखिए जो रियोटर्स आए थे कराची के अंदर और 10-11 बंदे वहाँ पे हलाक हो गए, और स्कर्दू के अंदर 5-6 बंदे मर गए, लाहौर में हुआ, इस्लामाबाद के अंदर हुआ। जो बड़े बड़े कंटेनर्स देख रहे हैं ये इसी किस्म की किसी भी मस्ती को रोकने के लिए तमाम के तमाम सिक्योरिटी हुई है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमारे दौर के अंदर MQM होती थी, APMSO होती थी, ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई भी आके उनको पैसे देता था, वो TT लेके निकल जाते थे, लोगों को भत्ते के लिए गोलियां मारते पड़ते थे। हमारे पास ISO है, इस्लामिया, वो जो शाह की ऑर्गेनाइजेशन है, JSO है, जाफरिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ISO के नाम से जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या इसके अलावा कोई भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त आप पाकिस्तानी बन के सोचें, आप इस वक्त मुसलमान बन के सोचें। ये वक्त नहीं है शिया सुन्नी करने का, कुछ करने का। सामने वाला जो मार रहा है ना, मुसलमानों को मार रहा है, वो ये पूछ के नहीं मार रहा कि शिया हो, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो। जब इंडिया के अंदर मुसलमान पिट रहे होते हैं ना, तो हिंदू आके मुसलमान को मार जाते हैं। वो ये नहीं पूछता कि उससे भैया आप फ़िका जाफरिया के तो आपको मारेंगे, और अगर आप अहले सुन्नत में से, वल-जमात में से, तो आपको नहीं मारेंगे। मुसलमान को मार रहे हैं, बाकी लोग भी मुसलमान को मार रहे हैं। तो ये तीसरा सिनारियो मोस्ट लाइकली है, और उस पर पाकिस्तान की फोर्सेस को वाकई सल्यूट करना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से अभी तक उन्होंने रोका हुआ है। वरना 20-25 इवेंट तो अभी तक हो चुके होते। US एम्बेसी धड़ाधड़ अपनी एम्बेसियाँ बंद कर रही है, काउंसलर सर्विसेज बंद कर रही है, अलर्ट पे अलर्ट निकाल रही है। इनका दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गए, कुछ ना कुछ है तभी तो कर रहे हैं ना। तो इसमें आपको अपने मुल्क कौम का, अपनी फ़ौज का साथ देना है। हम लोग ना मीम के अंदर पूरे हो जाते हैं, जंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वैसे ही बुरे हाल हैं, वैसे ही पड़े हुए। खुदा ना खासा जंग देख लेना, जब ये मिसाइल ऊपर से जा रहे होते हैं ना, तो सब लोग पता जाएगा। जब इंडिया की जंग हुई थी ना, तो थोड़ा बहुत थड़थल्ली मची थी, उसके बाद सब भूल भुला गए, हमारी याददाश्तें बहुत कमज़ोर हैं। तो तीसरा सिनारियो हो सकता है, पहला सिनारियो सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर दे, दूसरा खलीजी ममालिक के ऊपर अटैक कर दे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तीसरा डायरेक्टली कोई ड्रोन आके हमारे ऊपर गिर जाए, हमारी किसी शिप पे गिर जाए, किसी एम्बेसी पे गिर जाए, किसी और US की जो भी हमारे पास एम्बेसीज वगैरह कोई भी ऑफिस वगैरह है वहाँ पर गिर जाए, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस पर गिर जाए। चौथा तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास कोई रियोट्स हो जाए, 25-20% आबादी हमारे पास एहले तशी की है, तो उनको आग लगाना बहुत आसान सा काम है। अच्छा, इसमें इंडिया भी चाहेगा कि बीले के थ्रू कोई काम करवा दे, अफगानिस्तान भी चाहेगा कोई काम करे। आप अफगानिस्तान को इसीलिए मार रहे हैं ना कि वो अपनी ज़मीन आप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होना दे। इसीलिए जो ईरान है वो मिडल ईस्ट को मार रहा है कि आप अपनी ज़मीन हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल होने दें। अगर आप समझते हैं ईरान काम गलत कर रहा है तो फिर आप भी काम गलत कर रहे हैं। अगर आपका काम सही है तो उनका काम भी ठीक है। ये तमाम चीज़ें, लेकिन जितनी ये वार लंबी चलेगी उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि मिडल ईस्ट या पाकिस्तान इस जंग के अंदर शामिल हो जाए। अभी आपने देखा ना, मुहाफ़िज़ुल बहर के नाम से हमने अपनी शिप को बचाने के लिए अपनी नेवल शिप्स की जो थी उनके साथ भेज दी। खुदा ना खासा उसके ऊपर अटैक हो जाता, अब क्या करेंगे? एज अ कंट्री आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा ना। इसमें कुछ फॉल्ट लाइन्स है हमारी कंट्री की, उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए। एक तो मैंने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात की कि भाई वो किसी के बहकावे में ना जाएँ, किसी पैसे से लेके कुछ उल्टा सीधा काम ना कर दें। पैसे तो दूर की बात है, जज्बात में आके किसी ने कुछ ना कुछ काम कर दें। दूसरा, हमारे पास जो भी है वो हमारे मुल्क के अंदर है, हम उसकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। वो कोई भी हो, अमेरिकन हो, बाहर का हो, कोई भी हो, हम किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कहीं और से कोई मिसाइल ड्रोन उड़ता हुआ है और उसको वहाँ पे मार दे। वो तो हमारी मुल्क की बाउंड्री के अंदर है ना, तो हम उसकी जंग हम अपने गले में क्यों लें? उड़ता हुआ तीर अपने पास क्यों लें? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो फॉल्ट लाइन है वो ये PTI की है, इमरान खान की। खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाए, एक ड्रोन आए, कोई छोटा मोटा मिसाइल आए, कोई बम आए और अडियाला झील के ऊपर आके लग जाए, और खुदा ना खास्ता वो ज़ख्मी हो जाए या उनको कुछ हो जाए, तो पूरा मुल्क तो वैसे ही जल जाएगा। ज़रा सी न्यूज़ मिलेगी अगर कि अडियाला के ऊपर कुछ हो गया है, पूरा मुल्क तो आके वैसे अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगा। बाहर से इसराइल को, ईरान को आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इससे पहले भी लोगों को हाउस अरेस्ट किया था, इससे पहले भी उनके घरों को सब जेल बना दिया गया था। सारे पॉलिटिशियन हमारे सब जेल के अंदर रह चुके हैं, बचा कौन है? तो इमरान खान को फौरी तौर पर रिलीज़ कर देना चाहिए। और आप देखेंगे ये इस वक्त जो चल रही है तमाम चीज़ें, इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद बनी गाला को अपनी सब जेल डिक्लेयर कर दीजिए। मीडिया पे आपका कंट्रोल है, दुनिया भर की तमाम चीज़ों पे आपका कंट्रोल है, घर से बाहर ना निकले, आराम से रहता रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए, ये इमरान खान को ही अपने हाउस अरेस्ट किया था और बनी गाला को, उसकी जो रेजिडेंस को सब जेल करार दिया था 2016 के अंदर रायमंड मार्च के बाद। 1980 के अंदर दिहाई के अंदर ज़िया-उल-हक साहब ने हाउस अरेस्ट किया था बेनज़ीर भुट्टो को, वो अपने घर में कैद हो गई थी। उसके बाद 2007 में मेरे ख्याल से नवाज़ शरीफ को हाउस अरेस्ट किया गया था, वो जो रायमंड में उनका जाती उम्रा था उसको आपने सब जेल डिक्लेयर कर दिया था। इवन शहबाज शरीफ साहब को हाउस अरेस्ट किया गया था, सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया था, मॉडल टाउन की जो इनकी रेजिडेंसी है। परवेज़ मुशर्रफ को आपने ये किया था, अब्दुल कदीर खान के साथ ये किया था। तो भैया इमरान खान के साथ कर लो ताकि इस फॉल्ट लाइन से निकल सके, कोई आके हमें डिवाइड ना कर सके। इमरान खान के नाम के ऊपर, शिया सुन्नी के नाम के ऊपर, अमेरिकन पाकिस्तानी के नाम के ऊपर, किसी और नाम
के ऊपर। तो ये कुछ सिनारियोज़ हैं, इसमें पाकिस्तान लाइकली है कि वो जंग ज्वाइन कर लेगा और अल्लाह पाक इन तमाम सिनारियो से हमारी हिफाजत फरमाए। बींगा पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ क्या है कि ऐसी कोई न्यूज़ फॉरवर्ड ना करें जिससे शिया सुन्नी के अंदर कोई लड़ाई हो सके, ऐसी कोई न्यूज़ फॉरवर्ड ना करें जिससे PTI वर्सेस PML, नून वर्सेस आर्मी, ऐसी कोई न्यूज़ फॉरवर्ड ना करें जिससे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात हो। आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी और आप मेरा स्टेंस जानते हैं, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल रहा कि दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया बहुत ज़्यादा जा रही है। आज जर्मन का वज़ीर ख़ारजा जाके इसराइल विज़िट कर आया है। दुनिया किस तरीके से प्लान करती है, क्या करती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी डेप्थ चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और बहुत ज़्यादा आपने ट्रेवल करना होता है। अब आपने हरमज़ की बात कर रहे हैं, ये 5-6 चौक पॉइंट हैं, इसके ऊपर कभी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और सारे के सारे चौक पॉइंट मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद पर्सनली मैंने विजिट किए हुए हैं, तो कभी इसके ऊपर टाइम मिलेगा तो वीडियो बना दूंगा। अभी हमने करने का काम ये है कि हमने जो फॉल्ट लाइन्स हैं मुल्क के अंदर उनको ख़त्म करनी है। इमरान खान वगैरह तमाम मसाइल भूल जाइए, जब तक ये जंग चलती रहती है। दूसरी बात, कोई भी इंफॉर्मेशन इधर उधर फॉरवर्ड ना करें, अपने मुल्क के साथ खड़े रहिए। हम लोग अभी इंडस AI वीक के अंदर थे तो ज़रा बातें बोल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब लेट आए तकरीर के अंदर, फलाए वहाँ पे श्रीलंका का बंदा आया था, बड़ा ही कोई ज़बरदस्त बंदा था, तो उसने बोला कुछ नहीं होता यार, वो इमाम बारगाह पेटे को हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आ गए, यही बड़ी बात है, शुक्र अदा करो, हमारे पास तो नहीं आते। जो लाइटें आपके पास आ रही हैं, जल रही हैं, बड़ी बात है, हमारे पास तो ये भी नहीं होता, हमारे पास तो ये भी नहीं होता, हमारे पास तो ये भी नहीं होता। हम बाहर से अमेरिका से जाते हैं तो हमें पाकिस्तान में बहुत सारी बुराइयाँ नज़र आती हैं, हम बोलते हैं ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान को अमेरिका से कंपेयर कर रहे होते हैं। वो बहुत पीछे। कोई बंदा ऐसे मुल्क से आता है जिसमें उससे भी बुरी हालत होती है, कोई बंदा सोमालिया से आ जाए, कोई कांगो से आ जाए, कोई श्रीलंका से आ जाए, कोई बांग्लादेश से आ जाए, तो उसे अच्छाई नज़र आती है, बोलती है तो हमारे मुल्क में नहीं होता, तुम्हारे तो बड़े अच्छे, तुम लोग शुक्र अदा नहीं कर रहे। तो उससे खुद मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और शर्मिंदगी भी हुई कि जहाँ हम बोले थे फला चीज़ें नहीं हो रही, वो बोल रहा था हमारे मुल्क में भैया ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी कोई नहीं सोचता। तो जो भी मुल्क मिला हुआ है ना, जैसा भी मिला हुआ है उसकी कदर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रात को सो नहीं सकें, थिक स्मोक जो बनी हुई है पूरी की पूरी ईरान के ऊपर कि दिन के अंदर भी रात का समय है और काली बारिशें हो रही हैं, जैसे बारिश का ऑयल आ रहा है, खुदा ना खासा सोचें अगर वो आपके साथ होता। जो ईरान के अंदर बच्चे शहीद हुए, वो यहाँ पर, वो भी हमारे बच्चे मुसलमान हैं, लेकिन वो अगर आपके मुल्क में हो रहा होता और आपके अपने बच्चे, मुसलमान का बच्चा कहना दूर की बात है, जब अपने घर पे पढ़ता है ना तो होता है। हम दूसरा मुसलमान के 10 बच्चे मर जाएं, हम पे वो असर नहीं आता जितना असर आता है अपने बच्चे को बुखार होने के ऊपर। सीधी सी बात है भैया, बाकी सारी बातें दुनिया में जो चाहे अच्छी करता रहता है। तो अगर ये चीज़ें हमारे पास आती तुम क्या करेंगे? अफगानिस्तान हमसे वैसे ही लड़ रहा है, भारत वैसे ही खुन्नस खाया हुआ, वो कब आके वापस अटैक करते पता नहीं चलेगा। तीसरा महाजब ईरान का भी खोल रहे हैं, 700 किलोमीटर लाइन है, उसके साथ हमारी बॉर्डर है, हम लोग करेंगे क्या? तो अल्लाह से दुआ करें, रमज़ान है, बड़ी रातें हैं, कि जंग जो भी है ख़त्म हो जाए किसी तरीके से और पाकिस्तान किसी तरीके से इन्वॉल्व ना हो, और एज़ बहैसियत सिंगल फ़र्द के, इंडिविजुअल के, आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से पाकिस्तान को इसके अंदर किसी मुश्किलात का सामना हो। उम्मीद करता हूँ ये मुश्किल बातें कभी ना कभी समझ में ज़रूर आ जाएंगी। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।